Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को अपवर्तन के नियम ये सारी बातें बता दी, अपवर्तन का कारण बता दिया, है ना। और आपको बताया कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी की सबसे कम होती है। इस टाइप की सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे कहा जा रहा है कि मैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध बताऊं। क्लियर? अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के साथ संबंध कैसे है पूछ रहा है हमसे। तो बढ़िया संबंध है। क्लियर? तो क्या संबंध है, गौर से देखिएगा। सारी चीजें गई भाड़ में। आपको याद है एक दिन मैंने एक बड्डा का नोट लिखाया था, अपवर्तनांक, समानुपाती, घनत्व, चाल कैसे थी, समानुपाती या विक्रमानुपाती? जोर से बोलो। चाल विक्रमानुपाती थी। मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो कैसे? अच्छा, अरे आपको याद है मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो सभी को। 1 म्यू 2 बराबर नहीं, साइन आई अपॉन साइन आर तो ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। अब आप मुझे बताओ, म्यू समानुपाती 1/v मैंने लिखा, ये बात मैं आपको कल तक बता चुका था। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ये इसको क्या बोलते हैं? ये पहले तो बताइए, ये कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर बोल सकते हैं सापेक्ष दूसरे माध्यम का। सही बोल रहा? इसमें मुख्य रूप से कौन से माध्यम के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं? अच्छा, और उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? तो अगर मैं इसे वटे के रूप में रखना चाहूं तो ऊपर कौन सा आगे, बस यही सुनना चाहता था। म्यू 2 बटे शाबाश, बहुत ऊपर जाओगे आप लोग। अब सुनो, सुन ले लल्ला, मुझे साफ मान ले म्यू समानुपाती 1/v। तो मैं अगर मान के चलिए म्यू को ऐसे लिखता हूं, म्यू 2 बटे म्यू 1, तो वी को क्या लिखूं? चूतिए बता देगा। सही जा रहा हूं मैं? अब ये जो लिखा है ना, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, करो नहीं करो तो नहीं करो, कोई टेंशन वाली बात ना है। पर फिर भी आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। लो, मुझे दिख रहा है ये बात समझ में आ गई। मान के चलिए कोई प्रकाश की किरण माध्यम से हवा में जा रही है। जैसे मैंने यहां दूसरे से पहले में जाए, मैंने बोला माध्यम से हवा में जा रही है, तो ऐसे लिखूं, माध्यम का, नीचे तुम बोलो हवा का। समझ में नहीं आई? नहीं है? तो फिर बताओ चाल है कैसे लिखेंगे? VA बटे समझ गए? आ जाओ। हवा में प्रकाश की चाल है ये। हवा में प्रकाश की चाल को हम लोग एक और अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको जगह सी लिख सकता हूं। ये क्या हो गया? माध्यम में प्रकाश की चाल। नहीं है मेरी बात समझ? ये क्या है? कितना होता है हवा का अपवर्तनांक? तो बटे में 1 लिखना जरूरी है क्या? फिलहाल मैंने लिख दी है। और माध्यम का अपवर्तनांक मैंने मान ली म्यू है, तो म्यू एम की जगह क्या लिख दूं? तो देखो ये सूत्र बन गया, म्यू बराबर C/V। आपको याद होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ये सूत्र मैंने शायद बताया था आपको। मैंने बोला था चैप्टर 9 में आएगा, ये डिटेल में आ गया। क्लियर है? म्यू बराबर C/V। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। पता है, अच्छी बात है डायरेक्ट, लेकिन आओ जो जई में थे, तो इसलिए रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नोट समझ में आ गया? सी यहाँ पर क्या है? प्रकाश की चाल। वैसे हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल तो फिक्स होती है। कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे VM क्या है? VM माध्यम में प्रकाश की चाल। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो फटाफट इस नोट को देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, यही क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। याद करो
कुछ याद आ रहा है? अपवर्तनांक, समानुपाती, घनत्व। अब आगे आप बोलो चाल कैसी थी? ताप कैसा था? तरंग लंबाई कैसी थी? शाबाश, बहुत ऊपर जाओगे आप लोग। तो सुने, माध्यम के अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, माध्यम के ताप पर, अब बोलो ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक हो गया खेल। चलो, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक, और तरंग लंबाई घटाने पर अपवर्तनांक, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे अधिक अपवर्तनांक कौन से रंग का होगा? तो अधिक अपवर्तनांक उसी का होगा जिसकी तरंग लंबाई कम हो। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक नहीं। यही बात समझ, सीन क्लियर आई गई? तो कौन कौन सी चीजें हैं काय पे निर्भर कर रहा है? ताप पर, माध्यम के ताप पर और तरंग लंबाई पर। और सुनो, जब भी आप अपवर्तनांक लिखते हो तो जैसे मैंने लिखा यहाँ W, यहाँ A, इसको बता सकते हो ये क्या है? नहीं, माध्यम है। क्लियर? इसको पूरा बोलो, क्या बोलेंगे इसको? W कौन? पानी, वाटर। ए कौन? हवा। क्या बोलेंगे इसको? नहीं यार, गलत बोल रहे हो। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसको मेन प्रायोरिटी दो। तो इसको बोलो, ये काय का अपवर्तनांक है? तो पूरा बोलो, पानी का मत बोलो, बोलो पानी का अपवर्तनांक। आगे की लाइन, बस आगे की लाइन जो होते भाई जोड़ दो। पानी का अपवर्तनांक आगे। समझ में आ रही है बात? आप दो चीजों पे फोकस करो, मैं आप तो केवल एक ही चीज में फोकस कर रहा हूँ, इस पे पानी का अपवर्तनांक। बस तुलना किससे की जा रही है? हवा से। पानी का अपवर्तनांक हवा के साथ। क्लियर है? एक से ज्यादा, एक से कम? एक से ज्यादा। समझ गए? सही बोल रहा हूँ है? समझ गए? कहा एक से ज्यादा आ जाइए, आवाज वाले दे दो। नहीं जाते थे पहले दिन, मैंने सारे एहसास करा दिए थे। यस और नो? ये एक ही माध्यम है या माध्यमों का जोड़ा है? जोड़ा है। तो ऐसे बोल सकता हूँ, माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। मान के चलो यहाँ सघन माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक एक से कम अधिक होगा। भैया चूतियों की तरह रिएक्ट मत करो, देखो, सोचो, समझो, बोलो यार। पागलों की तरह एक रह के हो तो वही मत रह के। ये कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है पहले तो ये बताओ? सघन का। तो एक से ज्यादा होगा या कम होगा? तो फिर माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक एक से अधिक होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? विरल माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष यानी इससे तुलना की जा रही है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष एक से अधिक होता है। नहीं है मेरी बात समझ? और अगर आवाज यहाँ लिख दे दो, यहाँ विरल लिख दे दो और यहाँ सघन लिख दे दो, तो क्या लिख दो? तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष एक से कम होता है। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? अच्छा, अगला बोल सकता हूँ माध्यम की घनत्व पर है। माध्यम का घनत्व बढ़ जाएगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा, तो या तो ऐसे बोल दो, या फिर कुछ लोग इसे ऐसे बोल देते हैं, घनत्व बढ़ रहा है यानी माध्यम सघन हो रहा है, तो सघन माध्यम के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, विरल माध्यम के लिए माध्यम का अपवर्तनांक। आपको बात समझ में आ गई? तो कौन कौन से चीजें हो गई? माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, क्लियर, ताप पर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर, और माध्यम की प्रकृति पर। घनत्व को माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम सघन माध्यम होगा तो अपवर्तनांक, विरल माध्यम होगा तो अपवर्तनांक। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? कौन कितने कारक हो गए? कौन कौन से बोलो जरा? माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, ये माध्यम की प्रकृति पर है ना, क्लियर, माध्यम के ताप पर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर। कहानी समझ में आई? फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ो। चलो बताओ, अपवर्तनांक सबसे अधिक कौन से रंग के लिए होगा? सबसे कम? तो आपने बोला अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग के लिए होगा। क्यों? पढ़ लो अगला नोट। अब हमारे को कुछ एक माध्यम के अपवर्तनांक दिए गए हैं। इस दुनिया में दुनिया भर के माध्यम है और सबके अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। सबका प्रैक्टिकली याद करना हमारे लिए संभव नहीं है। क्लियर?
यहाँ पर 4-5 माध्यम है जिनके अपवर्तनांक दिए गए हैं, वो हमें कंठस्थ एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि सवालों में उनका इस्तेमाल होगा। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। हवा, हवा का अपवर्तनांक होता है 1। क्लियर? हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। पानी, पानी, पानी के अपवर्तनांक को ऐसे लिखो म्यू डब्ल्यू, इसके सापेक्ष कुछ नहीं है तो क्या मानू? तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? 1 से ज्यादा होगा। इसका अपवर्तनांक होता है 4/3, बिल्कुल क्वांटिटी दी जाना। क्लियर? 4 में 3 का भाग लगाऊंगा तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.33, पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 आता चला जाएगा, तो कितना ही रख देते हैं 1.33। कभी भी जब भी सवाल हल करो इसकी बजाय इसको प्रेफर करना। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये तो कंप्लीट आंसर नहीं है ना इसका, तो मेन आप मेरी बात समझ पा रहे? बाकी जब सवाल आएगा तो फिर ये बात बताऊंगा जो मैंने बोली है। पानी का बिल्कुल घुटा घुटा होना चाहिए, ये माना आपको है। कांच का अपवर्तनांक 1.33 से ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि पानी की तुलना में कांच सजन माध्यम है। कांच के कैसे लिखूं इसे, ऐसे कैसे लिखूं? नहीं, यही बात है। इसका अपवर्तनांक होता है 3/2। 3 में 2 का भाग लगाओगे 1.5। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? हवा का हो गया, पानी का हो गया, कांच का हो गया, हीरे का, डायमंड, AμD, इसका अपवर्तनांक होता है 2.46। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.46। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ एक माध्यम के अपवर्तनांक लिखे हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं अच्छे से, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद हमको जो अगला नोट दिया है ना 2 पेज, मालूम उसमें क्या कह रहा है मुझसे? पहले एक बात बताओ, कल परसों मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, मैं तुमसे रोड पे खड़ा कर दूंगा, दौड़ भी ही दो तो तुम्हारी कचरे की जो चाल होगी, दूसरी तरह पानी भर दो, तो इसका अलग अलग माध्यमों में चाल आपकी अलग अलग होगी। इसी तरीके से प्रकाश अलग अलग माध्यमों से होकर जब गुजरता है तो उसकी चाल अलग अलग होती है। क्लियर? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है कि वही रहेगी? बदल जाएगी। वो नोट पढ़ाया था लंबा सा, याद आ रहा है? चाल बदल गई तो तरंग लंबाई बदल जाएगी। बोलो भैया, चाल बदल गई तो तरंग लंबाई बदल जाएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंग लंबाई बदल जाती है। अच्छा ये बात बताओ, मान के चलो, समझना मेरी बात को, मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे 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 हूं मैं, ठीक है, और मेरी चांद में लगातार धूप पड़ रही है चटक, तो मेरे गाल और सूर्य इन दोनों के बीच में हवा है। माध्यम कौन है? हवा। हवा, चटक धूप पड़ रही है, गाल से करवा पड़ी है, कह रहे हो जाओ थोड़ी देर में। क्लियर? तो मुझे प्रकाश की कुछ न कुछ तीव्रता महसूस हो रही है। सही बोल रहा है? समझ में आया? ठीक है। जब मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगी, गाल में चटकन लगा, तो मैंने क्या करो मालूम है? जहाँ पे पानी की लेयर लगा दे, पानी की लेयर लगा दी, पानी की बोतल रख दी, मान लो, तो अब मुझे प्रकाश की तीव्रता और ज्यादा महसूस होगी या कम? क्यों? माध्यम बदल गया। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपको क्या लगता है उसकी प्रकाश की तीव्रता वही रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी। तो सुन ले लल्ला, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है और उसकी तीव्रता बदल जाती है। फिर से बोल रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है और उसकी तीव्रता बदलती है। और जो नहीं बदलती है वो है उसकी आवृत्ति। क्या नहीं बदलती? आवृत्ति। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो आवृत्ति क्यों नहीं बदलती मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आवृत्ति क्यों नहीं बदलती इसका रीजन समझे। तो रीजन समझने के लिए पहले तो आप कुछ जनरल बातें आप बता दो। क्या बात, तुम बड़ा बोल रहे थे, वो बड़ा सा नोट याद आ रहा है उसी, ऐसे ही तो लिख दे। बताइए जरा, अगर चाल दूनी है जाए, दूनी, तो तरंग लंबाई दूनी है जाए। इतने तमीज है तुम में, जी 4 गुनी है, तो जी 4 गुनी है जाए, जिते जे बीते गई जे। अच्छा, बचपन में पढ़ा था मैंने आवृत्ति का सूत्र, न्यू बराबर सी अपॉन, बोलो भैया। तो आवृत्ति का सूत्र न्यू बराबर सी, चाल ही तो है, तो चाल को भी नहीं लिख सकता अपन लैम्डा। बोलो भाई क्या गलत करता हूँ?
अब आपने बोला है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। मान लीजिए चाल दूनी है भी, चाल दूनी है भी तो तरंग लंबाई तो दो ही दूनी होंगे, दोनों ही दूने होंगे। जेव दूनो दो तो दो कट गए तो और बात तो वही रहा। नहीं है मेरे पास, सीन क्लियर है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंग लंबाई बदल जाती है, उसकी तीव्रता और उसकी आवृत्ति तो क्यों नहीं बदलती? सीन क्लियर है, पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। अगला प्रश्न मुझसे बोल रहा है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बताइए। तो भैया अपन ज्यादा बता बनाने अपने मूड में तो तीर लगाते हैं, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, केमिस्ट्री पढ़ी हुई तुमने कहा, उसमें पढ़ा उत्क्रमणीय विक्रिया है, जो दोनों तरफ से विक्रिया हो जाए उसे उत्क्रमणीय विक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दही से दूध बनना, ये उत्क्रमणीय नहीं है। अच्छा, पेट्रोल से धुआं, धुआं से पेट्रोल नहीं बनेगी। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी ज्योतिर्गमणीय है। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी ज्योतिर्गमणीय है, क्योंकि पानी से बर्फ बन जाएगी, बर्फ से पानी बन जाओ। यानी जो काम दो उलंग है जाए उत्क्रमणीय है। कहा गई जो काम दो उलंग है जाए उत्क्रमणीय है, और ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। अब सिद्धांत क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करें अरे लेते वहां खाओ जो एक है क्लियर। चलो बोलो कहा है, ये कहा है। मैंने मान लिया ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। क्लियर। कौन सा माध्यम विरल है, कौन सा सघन है, ये भी मानना पड़ेगा मन से, जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा मान ले। फिलहाल मैंने मान लिया ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। क्लियर है। अब प्रकाश की किरण विरल से सघन जाएगी तो विलंब की ओर जुड़ जाएगी। देखो मोह फार रहे हो, सवेरे बासी पराठे खाएंगे और फिर मोह फारेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या हुआ, विरल से सघन गई तो विलंब की ओर झुक गई। आपको मेरी बात समझ में आई? सुना है इसको कुछ कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। अच्छा, स्नेल कछु कहेगा तो का 1μ2 बराबर इसके अनुसार स्नेल के नियम अनुसार दावे को ऊपर ये समीकरण नंबर 1। बोले भैया। तो सुने अल्लाह, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमसे क्या कहता है? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हम तुम बताओ ना, कहाँ से आए जा टाइम पे घरते काय के लिए आए? पढ़वे। किसी न किसी रास्ते से होकर आओ, जिस रास्ते से होकर आते हो छुट्टी होती है तो उसी रास्ते से होकर जाते हो। यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है, और जब वही किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आएगी तो भी इसी रास्ते से होकर जाएगी। नहीं है बात समझ गए? यानी अगर मान लो यहाँ से कोई किरण आपतित कर तो ये न्यो जाएगी बाद न्यो जाती नहीं है। मैंने बात ही समझ में आई है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमसे ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है, और जब वही किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आती है तो भी उसी मार्ग का अनुसरण करती है। नहीं है बस। तो जब पहले से दूसरे में गो तो मैंने स्नेल को नियम लगाया था, अब दूसरे से पहले में जा रहा हूं तो फिर से स्नेल का नियम लगा रहा हूं। अब क्या लिखूंगा बताओ? 2μ1। शाबाश, बहुत ऊपर जाओगे, बराबर। समझ गए? साइन तुम समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर बात ही का आई थे, तो बात ही का आई। क्लियर। समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। LHS में LHS का, RHS में RHS का, LHS में LHS का ऐसे हो जाएगा। बोलो भैया। RHS में तो साइन आई अपॉन साइन अपॉन सायनारा सायनारा सहनाई सहनाई। नहीं है मेरी बात समझ? तो 1μ2
इंटू 2μ1 बराबर 1। ये अपने आप एक सूत्र आ गया। सीम क्लियर है? क्या हुआ को परेशानी? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता 1μ2 बराबर 1/2μ1? नहीं, यही बात समझ में। बोलो भैया, सीम क्लियर है? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।